अच्छा। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में। जल्दी से बता दीजिए आपके प्यारे से बैच का क्या नाम है। सर अर्जुना 2024। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। कल जो पढ़ाया था वो समझ में आया? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम, सीताराम, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। तो जल्दी से बता दीजिए कैसे हो आप लोग, कैसा चल रहा है जीवन। जो रिजल्ट आया था उसका, उसकी खुशी और उसका दुख दोनों ही चीजें मना ली है कि नहीं मना ली है, या अभी बाकी है? जल्दी से बता दो कैसे हो। मैं तो भाई बहुत बढ़िया हूं। तुम्हें देख के कैसा लग रहा है? सर देख के तो लग रहा है 5-6 किलो वजन और बढ़ा लिया है। हाँ, तो आज मेरा थोड़ा सेटअप यहाँ पे रखा हुआ है आपके कमेंट्स को देखने के लिए। दूर हो जाता है तो दिखता नहीं यार, तुम्हारे मास्टर की नजरें थोड़ी कमजोर हैं। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से डॉक्टर बन जाओ, फिर मैं अपना इलाज कराऊंगा तुम लोगों से। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बेटा आप लोगों को बताया था। क्या बताया था सर आपने? पहले तो लॉग के बारे में आपने पढ़ाया था, लॉग के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और वेक्टर शुरू कर दिया था। मतलब अब अपन फिजिक्स की तरफ एंटर कर रहे थे। पर सर मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। याद करो, आपने ये बोला था मुझे कि जो लेक्चर नंबर 13 जो आपने मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया था, आप धोखा दे करके घूमने चले गए थे, तो मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तो जो 13 नंबर का बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कहा था जो बढ़िया से क्वेश्चंस होंगे, मैं दोबारा से आपके सामने लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अपन वो एक दो सवाल देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो मुझे लग रहा है, एक बार पहले वो कर लेते हैं। और फिर बेटा आपको कोई लगे तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दो। तो लेक्चर 13 मैंने अभी खोल के रखा हुआ है। ठीक है, अब हाँ वेक्टर बेटा बस मुश्किल से 15-20 मिनट्स लूंगा इसमें। उसके बाद पूरा लेक्चर वेक्टर्स का ही चलेगा। क्लियर है? बिल्कुल परेशान मत हो। तो इसमें देखने में मुझे, देखो अपन ने लिमिट से शुरुआत करी थी, इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो ये वाला सवाल तो हो गया था। एक ये वाला सवाल बोला था बेटा, एग्जाम्पल नंबर अगर आप लोगों को याद हो, तो एग्जाम्पल था बेटा dy इक्वल्स टू, क्या वैल्यू दी थी? इंटीग्रेशन ऑफ
30 डिग्री टू 45 डिग्री, और ब्रैकेट में बेटा था हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वाला सब बच्चों को आ गया था क्या? अगर ये वाला आपका डाउट नहीं है तो एक बार ओके कर देना, और अगर ये वाला डाउट हो तो आप मुझे बता भी देना। ये वाला डाउट है क्या आपका? यस या नो? जल्दी से बता दो, ये वाला डाउट है क्या आपका? जल्दी से बताओ बेटा। आईपीएल बाद में खेल लेना, सारी की सारी विकेटें उड़ जाएंगी तुम्हारी आईपीएल के चक्कर में। और एक जो बच्चों को थोड़ा आया था, एक सवाल ये भी था एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये वाला बेटा वन एग्जाम्पल है, ये वाला सेकंड एग्जाम्पल है। तो पहले वाले में डाउट था क्या? नो सर, यस सर, नो सर, दोनों मिलके आ रहे हैं। तो चलो पहले वाले को अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन सेकंड वाले में चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सॉल्व करके बता दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें। बेटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर साइन थीटा होता है। और साइन थीटा का क्या होता है? सर माइनस का कॉस थीटा होता है। ये इसको इंटीग्रेट कर दिया। बेटा ये वाली चीज कौन सी चीज कहलाती है? सर जो नीचे लिखा रहता है उसे मैं लोअर लिमिट बोलता हूं, जो ऊपर लिखा रहता है उसे मैं अपर लिमिट बोलता हूं। तो लोअर लिमिट कितना आ गया? 30 डिग्री, अपर लिमिट आ गया 45 डिग्री। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। बेटा पहले अपर लिमिट को इसमें डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे, क्योंकि पूरी ये एक क्वांटिटी है। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे दो, कोई आईपीएल आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा, ठीक है? इधर ध्यान दो। विराट कोहली आईपीएल खेलता है तो उन्हें अनुष्का मिल गई, तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा बेटा, कोई भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब आ रहा है? पढ़ लिख लोगे तो कोई ना कोई फिर भी मिल जाएगा, ठीक है? इधर आ जाओ। तो सबसे पहले किसको डाल दिया बेटा? अपर लिमिट को। फिर क्या आ जाएगा यहां पे? साइन अपर लिमिट माइनस, अब ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को इसमें डालो और फिर इसमें डाल दो। तो लोअर लिमिट को डालोगे तो कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री माइनस का कॉस 30 डिग्री। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? हाँ जी सर। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। यहां पे भी -1/√2। तो ये तो बेटा कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस यहां पे ये कैंसल आउट हो गया। साइन 30 इज 1/2, कॉस 60 इज माइनस का √3/2। और बेटा माइनस साइन अंदर जाएगा तो √3 -1/2। क्या बेटा अब ये वाला सवाल क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, अब ये वाला सवाल क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब एक जो मेन सवाल था बेटा वो ये वाला था, ये वाला थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो और आप मेरी बात सुनो। ये वाला पहली बार तो आपके में ज्यादा यूज नहीं होगा बेटा, 11th क्लास के सबसे आखिरी चैप्टर में इस्तेमाल होगा, मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तब तक आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप प्रो मैक्स हो जाओगे। फिर भी मैं ये आपको सिखाता हूं कि कम से कम एक बार अभी देख लो, क्योंकि आप बाद में देखोगे तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि यार सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, ये होता क्या है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इस सवाल को ध्यान से देखना। सब लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नजरें कहां पे हैं? y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, और वो ये सवाल है कि इधर पे बेटा पता है वेरिएबल कौन कौन सी चीज है? यहां पे x भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। तो यहां पे सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में। और ये दिया कैसा है? देखो ये कुछ ऐसा लिखा है ना, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। बेटा a तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन dy,
dy का किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन क्या आ जाएगा, dx आएगा। इतनी बात तो क्लियर है बेटा। एक ऐसा दिया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। कांस्टेंट कहेगा भैया हमें तुम्हारी लड़ाई झगड़े में कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैंने क्या सिखाया, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, साइन कुछ का, साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कॉस कुछ होगा कि नहीं होगा, एक बार कमेंट में ये लिख के बता दो। कमेंट में बेटा एक बार जल्दी से ये लिख करके बता दो कि साइन कुछ का कॉस कुछ होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो साइन कुछ का यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस कुछ आ जाएगा, दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो। यस सर होगा। अब ये तो बेटा आपने, ये क्या था सर, ये हमारे लिए आउटसाइड था। अभी आपने आउटसाइड का डिफरेंशिएशन किया, कीपिंग इनसाइड एज इट इज। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब आप किसका करोगे, आप ये वाले टर्म का करोगे जो कि क्या है बेटा, इनसाइड है। हाँ सर, इनसाइड में एक्स किसके पास है, इसके पास है ना, इसके पास नहीं है तो ये हो जाएगा जीरो। के एक्स किसी की पावर वन का, किसी की एक्स की पावर वन हो, उसका डिफरेंशिएशन वन आता है, तो कांस्टेंट क्या बचेगा बेटा, के बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ सर, तो इसका बेटा dy बाई dx जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, a। हाँ सर, ये k इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ओके सर, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, ये वाली चीज अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से टिक मार्क कर दो, एक बार जल्दी से टिक मार्क कर दो अगर ये वाली बात क्लियर है तो जल्दी से बता दो। हाँ सर, हाँ सर, बेटा माइनस कहीं नहीं लगाया मैंने। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता, इंटीग्रेशन होता तो माइनस साइन आता, इंटीग्रेशन होता तो माइनस साइन आता। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल हमसे क्या पूछा था इसी में, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जो है। अब इसमें बोला गया इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करो बेटा, सर डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी क्या होता है बेटा, आपका टाइम होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे जल्दी से बता दो। सर देखो इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा, यहां पे y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। अब मुझे क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, टाइम, तो नीचे कौन आता है, dt आता। ये क्लियर है। यहां पे अपन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो dy बाई dx आया, यहां पे बेटा टाइम था तो dy बाई dt आया। सिंपल सी चीज है। a का बेटा a ही आ जाएगा, बिल्कुल सही। साइन देखो, साइन x का होता cos x, साइन थीटा का होता cos थीटा, साइन कुछ का क्या होगा बेटा, cos कुछ, cos कुछ मतलब kx माइनस ओमेगा टी। ये बात क्लियर है। अब ये आपने किसका किया है, ये सर अभी हमने किसका किया है, आउटसाइड का किया है। अब यहां पे अंदर वाला टर्म कौन सा है बेटा, इनसाइड। इनसाइड में ये बताओ टी किसके पास है, सर टी तो ओमेगा वाले टर्म के पास है, इसके पास टी नहीं है तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो क्या बचेगा, टी का बेटा पावर वन होती है तो उसका डिफरेंशिएशन वन आता है, क्या बचेगा, इनटू माइनस का ओमेगा, साइन के साथ लिखना है। तो हमारा dy बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस का ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा ये रिजल्ट आया dy बाई डी टी का, ये रिजल्ट आया dy बाई डी एक्स का। जल्दी से बता दो अब ये वाला क्लियर है कि नहीं है। बेटा वेक्टर्स बस 2 मिनट में शुरू कर लेंगे, ठीक है। और किसी का इससे पहले का बैकलॉग है तो चिंता मत करो, आप वेक्टर से देखना शुरू करो, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी और बाकी चीजें धीरे धीरे करते जाना। बैकलॉग जीवन भर में कभी नहीं बनने देना बेटा, प्लीज ये बात याद रखना। बैकलॉग बन गया, ये याद रखना, भले ही चाहे बुरा लगे चाहे सही लगे, बैकलॉग बनेगा, सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
सिलेक्शन ना होने का सबसे पहला कारण है बैकलॉग। समझ में आ रहा है? बैकलॉग हर हालत में नहीं होने देना है। क्लियर है ये वाली बात? हाँ। अब बेटा जो मैंने सवाल दिया था वो बड़ा ही सुंदर सवाल था। वहां पे मेरे ख्याल से आपको dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dy बाई डी टी निकालना था। ऐसा ही कुछ सवाल था, हाँ या ना? dy बाई डी एक्स अपॉन dy बाई डी टी, ऐसा ही कुछ निकालना था। हाँ सर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है जरा ये बताना। dy बाई डी एक्स ये है बेटा a के यहां पे आ जाएगा cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। हाँ सर। dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? माइनस का a ओमेगा cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप ये बताओ क्या ये पूरा टर्म बेटा कैंसिल आउट हो गया? a से a चला गया तो आंसर क्या आएगा? माइनस का k बाई ओमेगा। अब ये सवाल क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये वाला सवाल क्लियर है बेटा आप लोगों का? ये कोई आएगा नहीं, ये जहां पे यूज होगा दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तक ये सारी चीजों में बेटा मैं आपको प्रो बना चुका हूंगा। क्लियर है? आप बस चलते जाओ। हाँ सर, थोड़ा ये वाला क्लियर है। एक बस आखिरी सवाल बेटा और करवाना है आपको, जो किसका है? लेक्चर नंबर 14 का है, 14 नंबर के लेक्चर का है। एक बार वो और देख लो बेटा। लेक्चर नंबर 14 और बता दूं, लेक्चर नंबर 14 में भी एक ऐसा सवाल था ना, वो मैं आपको करा देता हूं बाकी चीजें। अच्छा, किसी को इसमें भी डाउट था ये वाले सवाल में, जहां पे y इक्वल्स टू 2 cos रूट x, ये वाला आ गया था क्या? या ये वाला भी मुश्किल था? जल्दी से बताओ, ये वाला क्लियर है या डाउट है? बेटा ये वाला क्लियर है या डाउट है? जल्दी से बता दो। ये वाला क्लियर है या डाउट है? 2 cos रूट एक्स। डाउट है, क्लियर है, क्लियर है, डाउट डाउट डाउट। ठीक है, देखो यहां पे भी बेटा अपन को dy बाई डी एक्स निकालना था। ध्यान से सुनो, 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, cos x का क्या होता है सर? cos x का माइनस साइन x, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos कुछ का माइनस साइन कुछ, तो माइनस साइन रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ये आपने किसका डिफरेंशिएशन किया बेटा? आउटसाइड का। अब आपको किसका करना है? अब आपको किसका करना है? अब आपको करना है सर इनसाइड वाले का। तो इनसाइड वाले में क्या लगेगा सर? x की पावर 1/2, तो फॉर्मूला क्या है? n x n माइनस 1, यही फॉर्मूला है बेटा आपका। हाँ सर। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, माइनस का क्या बचेगा बेटा? साइन ऑफ रूट एक्स इनटू एक्स की पावर, बेटा एलसीएम लोगे तो -1/2 आएगा। माइनस है तो नीचे भेज दूं? हाँ सर। तो माइनस साइन रूट एक्स, बेटा माइनस है तो नीचे जाएगा और रूट लगाए तो अपॉन में हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स बेटा अपना आंसर होगा। इतना सिंपल है। और कुछ करना है क्या? जल्दी से बताओ बेटा। ये वाला अब क्लियर हो गया। एक बच्चे को यह भी डाउट था, जहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर बेटा 100 था। आपको ये वाला याद है क्या सवाल? तो कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर इसमें अपन को 100, इसका पता बच्चों को क्या लगा? इसका बच्चे कह रहे थे सर ये तो n बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 n x n माइनस 1। तो बेटा एक्चुअली मैं आपको ई कल ही बताया था 2.71 वैल्यू होती है। तो ई क्या होता है बेटा? एक कांस्टेंट होता है। ई क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट की पावर अगर मैं बेटा 100 रख दूंगा
तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी एक कांस्टेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ सर, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? जीरो होता है, इसलिए इसका आंसर जीरो आया था। बिल्कुल सही। क्या अब मेरी बात क्लियर है? ये वाला सवाल बेटा आप लोग को क्लियर हो गया है? जल्दी से बता दीजिए। ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया है तो जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर। अब एक और सवाल है बेटा, जो लास्ट सवाल है, जहां पे y इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बेटा ये लेक्चर नंबर 14 के क्वेश्चन है। यहां से जो सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं ये लेक्चर नंबर 14 के हैं। उसमें आप जल्दी से इसको निकाल के बताइए। अभी मैंने बताया ना आपको, निकालना क्या है? आपको dy अपॉन dt निकालना है। जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं। जल्दी से बताइए बेटा। सर टेस्ट के क्वेश्चन कल कर लेंगे अपन, एक एक दिन करके कर लेंगे तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, कुछ भी नहीं बचेगा। और रही बात रिवीजन की, तो संडे को अपन टाइम निकाल के रिवीजन भी कर लेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो भी ध्यान देना है आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। क्लियर है? वेरी इजी, वेरी इजी। वेक्टर कब शुरू होगा? बस थोड़ी देर में ही होने वाला है। हाँ वेक्टर वेक्टर बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, वेक्टर बिल्कुल। देखो अब इसको कैसे करेंगे बेटा, यहां पे अपन क्या लिखेंगे? dy बाई डी टी लिखेंगे। अब यहां पे देखो टू तो कांस्टेंट है तो टू बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस होता है कि नहीं होता है? अब यहां पे साइन एक्स होता तो कॉस एक्स लिखता, साइन थीटा होता तो कॉस थीटा लिखता, साइन कुछ है तो इसके साथ कॉस कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो ओमेगा टी प्लस 5। तो अभी बेटा इसको आपने क्या माना? आउटसाइड माना। और ये वाला टर्म किसका है बेटा? ये वाला टर्म आपका इनसाइड का है। जल्दी से बताओ ऐसा रियलिटी में है कि नहीं है? आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर। तो अभी आपने सर आउटसाइड वाले का करके लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे इनसाइड वाले को, तो इनसाइड में टी किसके पास है ये बताओ बेटा? इसके पास है या इसके पास है? सर इसके पास नहीं है तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसके पास टी है, टी की पावर जब 1 होती है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 निकल के आता है। ओमेगा कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो मेरा आंसर है 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। जल्दी से बता दो किस किस का आंसर आ गया है? जल्दी से थम्स अप दे दो, जल्दी से थम्स अप दे दो जिसका आंसर आ गया है, जल्दी बता दो। यस सर। और इसमें बेटा एक और सवाल अगर आप लोग को याद हो तो एक ये वाला भी सवाल था, इसका एग्जाम्पल, जहां पे मैंने लिखा था y इक्वल्स टू ln ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। ये वाला सवाल अगर आप लोग को याद हो तो ये भी एक बड़ा आसान सा सवाल दिया था। जल्दी से बताओ। इसकी क्या वैल्यू आ रही थी बेटा? लॉग का क्या होता है बेटा? देखो लॉग का क्या होता है सर, ln ऑफ x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या 1/x होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो ये log x की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जहां पे log किसका काम कर रहा है बेटा? आउटसाइड का। और ये पूरा टर्म किसका काम कर रहा है बेटा? इनसाइड का, जो कि x का काम कर रहा है। तो log x का क्या होगा? 1/x, मतलब x की जगह कौन आ जाएगा बेटा? टी स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब इनसाइड का करेंगे तो बेटा 1 का क्या हो जाएगा? 0, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t। तो अपना आंसर आ जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। क्या ये भी क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो यहां तक बेटा ये सारी चीजें थी जो मुझे सवाल लगे बता देना चाहिए। बाकी बचे हुए कुछ सवाल अपन कल डिस्कशन करेंगे। आज अपन आ जाते हैं अपने कहां पे, कौन सी क्वांटिटी पे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी पे। तो मेरे ख्याल से और कुछ समझा हो ना समझा हो, फिजिकल क्वांटिटी बहुत अच्छे से समझी होगी। कौन कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बेटा, वेक्टर स्टार्ट ही हो गया है ना। दीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured or express in terms of law। बेटा इन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। देखो अंग्रेजी में भी चीजें लिखी हुई हैं, ये पूरे नोट्स बेटा आप लोग के लिखे हुए हैं, पर मैं चाहता हूं कि यार खुद के ये तो थोड़ी बुकिश लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजी अपन को थोड़ी कम ही पसंद आती है। ऐसी लैंग्वेज जो मेरा लिखा हो, पॉइंट ही पॉइंट लिखा हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो दीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ। इन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, इन क्वांटिटीज को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी फिर बेटा आपका फर्दर डिवाइडेड है आपकी टू कैटेगरीज में। एक इधर जाएगी बेटा कैटेगरी, और दूसरी आपकी इधर आ जाती है। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो मेजरली दो पार्ट्स में। तीसरा है उसकी बात अभी नहीं करते हैं और नहीं पढ़ते, हमें पता है तीसरा आपको बड़े शौक से आ रहा होगा। तीसरा ये है, तीसरा कौन सा है बेटा, पहला है आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा जो है बेटा वो आपका कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा आपकी फिजिकल क्वांटिटी इन दो पार्ट में भी है, एक पार्ट और होता है टेंसर, उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, जब समय आएगा आगे तब मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सर को टेंसर नहीं पता है, बहुत अच्छे से पता है। आप कमेंट में टेंसर लिखना शुरू मत कर देना, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को मुझसे ज्यादा आता है, तो मुझे जितना आता है पहले वो करवा लूं, फिर तुम बाद में टेंसर की बात कर लेना, क्योंकि हमें वो सीखना है ना जो एग्जाम में आएगा। टेंसर थोड़ी पूछा जाएगा तुमसे। इधर सुनो, तो सर फिजिकल क्वांटिटीज वास्तविकता में है कौन सी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जल्दी से बता दो, एग्जाम्पल कल कौन कौन से देखे थे सर। कल मैंने एक एग्जाम्पल देखा था सर वेट का, दूसरा आपने बोला था फोर्स का। ठीक है, जैसे कोई पूछे कि सर आपका वजन कितना है, तो मैं कहूंगा कितना मेरा वजन है, जरा कमेंट में बताना मेरा वजन कितना है, देखूं आप लोग कितना एक्यूरेट बता पाते हैं। मैंने किसी पे फोर्स लगाई, सर आप दिन में कितने लीटर पानी पी लेते हो, तो मैंने कहा मैं 5 लीटर पानी पी लेता हूं। सर आप ये बताओ कि आप दिन में कितनी रोटियां खा लेते हो, मैंने कहा मैं दिन भर में कम से कम 50 रोटी खा लेता। आपकी सर हाइट कितनी है, मेरी हाइट 5'11" फीट है। ठीक है सर, आपके पास सर बाइक है, उस बाइक में कितना सीसी है, मैंने कहा मेरी बाइक का 350 सीसी का इंजन है। फिर उसने पूछा कि सर आपके पास मोबाइल है, उसमें कितनी रैम है, मैंने कहा उसमें 256 GB की रैम है। सर उसमें स्टोरेज कितना है, मैंने कहा 1 TB का स्टोरेज है उसमें। आप दुनिया की कोई भी क्वांटिटी लोगे बेटा जिसे अपन मेजर कर रहे हैं, जिसे अपन बता रहे हैं, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी कैसी आ जाएंगी, फिजिकल। अब ये जो क्वांटिटीज है ये या तो स्केलर है, जैसे 5 लीटर, 5 लीटर क्या हो गया बेटा, स्केलर हो गया। फोर्स जो है वो वेक्टर है, वेट जो है वो वेक्टर है,
500 सीसी जो है वो स्केलर है, 256 जीबी क्या है, स्केलर है। मतलब दुनिया की हर एक क्वांटिटी या तो स्केलर है या तो वेक्टर है, उसके अलावा वो फिजिक्स में है ही नहीं। क्या ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? हाँ, कई बिल्कुल सही। मैंने कल ही मेजर किया है, 99 केजी है भैया। आपकी कृपा रही तो 100, कुछ ही दिन में 100 जरूर टच कर जाऊंगा। 1 किलो का अंतर है, 99 तक पहुंच चुके हैं। 1 किलो बस आपकी कृपया और प्यार से जल्दी ही बढ़ जाएगा वो भी। अब यहां पे ध्यान दो, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? पहले ये बताओ कि दुनिया भर की फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, जितनी भी चीजें फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, या तो बेटा वो स्केलर होगी या तो वो वेक्टर होगी, या तो वो स्केलर होगी या तो वो वेक्टर होगी। अब अगर कोई पूछे कि स्केलर क्या है, जैसे इधर लिखा है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इधर पे भी देख लो इस लैंग्वेज में। These are those quantities which are used to define by law of physics is known as physical quantity. On the basis of these quantities, these are of two type, एक बेटा स्केलर और दूसरा क्या हो गया, वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। बेटा अभी तक आप जो मेजरली चीजें पढ़ते हुए आए हो, मेजरली चीजें सीखते हुए आए हो, वो सारी की सारी चीजें कैसी थी, स्केलर थी। क्लियर है? पर अब क्योंकि हम 11th और 12th में जो हमारा मेजर पार्ट रहेगा वो अब कौन सी क्वांटिटी का रहेगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी का रहेगा। और ये तुम्हें बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से पढ़ना है, याद करना है और समझना है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, स्केलर लिखा है कि वेक्टर लिखा? पहले बेटा मैं आपको स्केलर समझाता हूं। क्लियर है? कौन सी समझाता हूं? पहले स्केलर समझाता हूं, स्केलर के एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। बेटा ये पेज मैंने कॉपी किया है, आप परेशान मत होना कि सर ने मिटा दिया, बताओ लिखने भी नहीं दिया। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी होती है स्केलर क्वांटिटीज? बेटा स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। उन्हें किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की। फिजिकल क्वांटिटीज के साथ फिजिकल क्वांटिटी की थोड़ी डिटेल में आप चाहो तो अपन और जाना चाहेंगे। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी की थोड़ी और डिटेल में जानना चाहूंगा, फिर मैं स्केलर पे आता हूं। आप एक बात बताओ, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना बेटा, उसे अपन कैपिटल क्यू से लिख देते हैं। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ना, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं ना, उसके पास दो चीजें होंगी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी के पास एक तो होगा बेटा मैग्नीट्यूड, और उसी के साथ कौन होगा बेटा, उसकी यूनिट होगी। ठीक है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं बनी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट ना हो। हर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सब्जी लेने गया और मैंने आलू खरीदे, तो बेटा आलू किस हिसाब से देगा वो, वेट कैसे मेजर करेगा? सर वेट वो मेजर करेगा 1 kg से। कि एक क्या है बेटा, ये मैथमेटिकल टर्म क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, और ये केजी क्या है बेटा, उसकी यूनिट है। क्लियर है? अगर बेटा आप टाइम की बात करो, टाइम की बात करो तो अपन क्या बोलेंगे, कितना आवर होता है, 1 आवर होता है। तो 1 क्या है, मैग्नीट्यूड, और आवर क्या है बेटा, यूनिट। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है दुनिया की ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी हो उसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट ना हो। दोनों ही की दोनों चीज होंगी। क्या ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ सर। और यहीं पे अगर बेटा और लेंथ की बात करूं तो लेंथ मैंने लिखा 1 मीटर। तो आप ये याद रखना बेटा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी Q के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है इनटू यूनिट होता है।
और ये वैल्यू कैसी होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। जल्दी से बताओ, क्या ये बात आप सुन रहे हो? जल्दी से, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का बेटा मैग्नीट्यूड बेटा इनटू उसकी यूनिट क्या निकल के आती है बेटा? कांस्टेंट निकल करके आती है। समझ में आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, m इंटू यू बराबर कांस्टेंट। इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, m1u1 इज इक्वल्स टू m2u2। इसको बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, मैं समझाता हूं। जैसे आप लिखते हो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो बेटा ये जो क्वांटिटी या ये जो कन्वर्जन फैक्टर लिखा हुआ है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या हो गया? m1, ये क्या हो गया? u1 बराबर ये क्या हो गया बेटा? m2, और ये क्या हो गया बच्चों? u2 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? एक बार जल्दी से थम्स अप बना दो बेटा, एक बार जल्दी से थम्स अप बना दो अगर ये वाली बात क्लियर है कि m1u1 इज इक्वल्स टू m2u2 के बराबर होती है। और यहां पे ये भी समझ सकते हैं, जब बेटा m इंटू यू आप कांस्टेंट लिखते हो ना, क्या मैं इस u को नीचे भेज दूं इसके? हाँ सर, तो m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन u, तो मतलब m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इनवर्सली का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताओ, इनवर्सली का मतलब आप क्या समझते हो? जल्दी से बताओ। मतलब सर जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा होगा। मतलब अपोजिट चलते हैं, अगर यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? आप इधर देखो, केजी, केजी कैसी यूनिट है? बड़ी यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड देखो कितना छोटा सा है, 1 छोटा होता है। ग्राम देखो, जो ग्राम की यूनिट है बेटा वो यूनिट छोटी है, अगर यूनिट छोटी है तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा? बड़ा होगा। ये एक्सप्रेशन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसकी यूनिट बड़ी होगी, उसकी यूनिट बड़ी होगी। क्या ये बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ सर, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। वही बात यहां पे है, जैसे अगर 1 किलो लिखा तो 1 किलो, किलो बड़ी यूनिट है, अगर ग्राम में लिखूंगा तो वो हो जाएगा बेटा 1000 ग्राम। ग्राम छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट के साथ मैग्नीट्यूड बड़ा, बड़ी यूनिट के साथ मैग्नीट्यूड छोटा। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम यहां पे देखो, 1 आवर बराबर कितने मिनट होता है? 60 मिनट होता है। आप मुझे ये बताओ, आवर और मिनट में कौन सी यूनिट छोटी है? आवर और मिनट में कौन सी यूनिट छोटी है? तो आप कहोगे सर मिनट छोटी है। अगर मिनट छोटा है तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना बड़ा है, और अगर आवर बड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना छोटा है। तो बेटा ये इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बता रहा होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैसी यूनिट है? छोटी, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो गया? बड़ा। मीटर कैसी यूनिट है? बड़ा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? छोटा। बेटा इतनी बात क्लियर है? मतलब कोई भी अब हम क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं तो अब हर एक क्वांटिटी के साथ अगर मैं भूल भी जाऊं तो तुम्हारा काम है रोकना, तुम्हारा काम है रोकना कि सर रुको, फोर्स पढ़ा रहा हूं तो फोर्स में कहोगे सर रुको, इसका यूनिट बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। अगर मैं वेलोसिटी बोलूंगा तो वेलोसिटी कितनी है और इसकी यूनिट कितनी है। मतलब अब भैया अगर यूनिट के बिना आगे चल गए तो मतलब प्रलय आ जाएगा। ये बात मैं समझा देता हूं, क्लियर है?
कि भैया अब आपकी जिम्मेदारी है कि मैग्नीट्यूड पूछना है और यूनिट भी पूछनी है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी सर। अब इसके बाद बेटा जो क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को की जरूरत होती है अपने आप को डिफाइन करने के लिए। उन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की। तो इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी जल्दी से बताओ। तो हम ऐसे लिखेंगे, दीज आर दोज क्वांटिटीज that requires only magnitude to define themselves। अब मेरे हिसाब से मैग्नीट्यूड में बेटा अंडरस्टूड है कि इसके साथ यूनिट लिखी जाएगी, मतलब इन्हें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है बेटा? मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ। आप देखना एग्जाम्पल बताओ कितना होगा। सर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला सुनते जाना। हाँ सर, पहला एग्जाम्पल आ जाएगा कि सर आप ये बताओ कि दिन भर में आप कितने लीटर पानी पी लेते हो? दिन भर में आप कितना लीटर पानी पी लेते हो? तो मैंने कहा दिन भर में मैं 5 लीटर पानी पी लेता हूं। तो क्या 5 लीटर के लिए कोई डायरेक्शन थोड़ी है कि नहीं यार मैं नॉर्थ ईस्ट का 5 लीटर पीता हूं या साउथ ईस्ट का 5 लीटर पीता हूं? 5 लीटर मींस 5 लीटर। क्लियर है? सेकंड, सर आपके पास बाइक है, वो कितने बड़े इंजन की है, कितने सीसी की है? तो मैंने क्या बोला बेटा अभी कि सर 350 सीसी की है मेरी बाइक। तो यहां पे कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? अच्छा आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे ये बता दो कि आपके मोबाइल में कितने मेगापिक्सल कैमरा है? कितना मेगापिक्सल कैमरा है? मेगापिक्सल ये कोई स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? थर्ड, मान लो मेरा तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, हाँ या ना? आप लोग बता दो। सर फिजिक्स में कहां काम आएगा? मैंने कहा बेटा फिजिक्स में जो क्वांटिटी होती है जैसे डिस्टेंस। क्या चीज बेटा? डिस्टेंस। किसी ने पूछा कि सर याद करो ये मैं हूं सर, मैंने कहा सर ये मैं हूं और ये आपका प्यारा सा घर है। मैंने कहा सर मेरे घर से आपके घर की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है? तो मैंने कहा यार तुम्हारा घर और मेरे घर की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। मतलब ये डिस्टेंस कैसी यूनिट हो गई बेटा? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। फिफ्थ बेटा एनर्जी हो गई। सिक्स्थ पावर। तो बेटा ये सारी की सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? ये सारी की सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड में गेम हो जाएगा। जल्दी से बता दो क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड, एक बच्चे ने कहा सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेटा मैथमेटिकल टर्म को अपन मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कोई भी जैसे मैथमेटिकल टर्म है, जैसे ये गणित वाली टर्म दिख रही है 5, 5 मैग्नीट्यूड है और लीटर क्या है बेटा? उसकी यूनिट है। ये 350 क्या है? मैग्नीट्यूड। और सीसी क्या है बेटा? यूनिट है उसकी। तो जो मैथ्स का टर्म होता है उसे अपन मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब समझ में आया बेटा क्या चीज होती है स्केलर क्वांटिटी? हाँ बेटा स्केलर क्वांटिटी को बड़े आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे आप गए क्या लेने? दूध लेने। क्या लेने गए बेटा? मान लो आप दूध लेने गए।
बेटा यहां पे ये मैग्नीट्यूड है, आप क्या लेने गए? दूध लेने गए, तो ये कंटेनर है, इसमें आपने मिल्क लिया, मान लो 5 लीटर आपने मिल्क लिया। अब इस 5 लीटर में बेटा आपने 2 लीटर पानी मिला दिया, वाटर। अब ये बताओ टोटल टोटल वॉल्यूम कंटेनर में कितना हो गया? कमेंट में बताओ जरा। 5 लीटर में 2 लीटर जोड़ दिया, कितना हो गया टोटल? जल्दी से बताओ सर। ये टोटल जो हो जाएगा ये 7 लीटर हो गया। ये कौन सी बड़ी बात है सर? इसमें से मैंने 3 लीटर निकाल लिया। अब बचाओ कितना बचा? सर अगर 3 लीटर निकाल लोगे तो इसमें जो बचेगा मिल्क वो 4 लीटर हो जाएगा। तो बेटा जब आप स्केलर क्वांटिटीज के साथ पढ़ते हो तो आप नॉर्मल जोड़ना और घटाना कर सकते हो, जैसे अभी तक आप जीवन भर करते हुए आ रहे हो। पर वेक्टर क्वांटिटीज के साथ ऐसा नहीं है। पहले वेक्टर क्वांटिटीज को समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। तो अब हम लिखते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटीज। अब ध्यान से सुनना, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? दीज आर दोज क्वांटिटीज that require magnitude, comma, direction, as well as they must follow वेक्टर लॉ। ये बेटा जो लाइन है ना, दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी भी क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। उसके पास एक चीज और होनी चाहिए कि वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे। वेक्टर लॉ कौन से लॉ होते हैं ये बेटा मैं अभी आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आप पूछोगे सर वेक्टर लॉ बताओ क्या होता है, क्या होता है? तो लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये सारे वेक्टर लॉ हैं, पर बेटा वो आप आगे पढ़ोगे, अभी नहीं। अभी बस आप इतना जानो क्या क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स, एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेलरेशन, और क्या आ गया बेटा? वेलोसिटी। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल है बेटा। ये आप क्वांटिटीज धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे तब आप जानोगे। इसमें एक क्वांटिटी और जान लो जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, और फिर एटसेट्रा। ये सबके बारे में बहुत डिटेल में अभी आप पढ़ने वाले हो, जानने वाले हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ सर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा था बेटा, ये वो बालक था जो मुझसे ये कह रहा था कि सर आप मुझे अपना घर बताओ। तो मैंने उसको बोला कि मेरा जो घर है वो 5 किलोमीटर दूर है। जल्दी से बताओ ये बात बताया था कि नहीं बताया था? बेटा मैंने इसको अभी जस्ट कुछ ही देर पहले ये बताया कि नहीं बताया कि मेरा घर कितना दूर है, मेरे घर का डिस्टेंस कितना है? वो था 5 किलोमीटर। था कि नहीं था? जल्दी से बता दो। यस सर, 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर था। अब अगर इस बच्चे को मेरे घर पे आना है तो ये 5 किलोमीटर कहीं पे भी चला जाएगा या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा? सर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये 5 किलोमीटर इधर जाएगा तो क्या इसको मेरा घर मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। अगर ये 5 किलोमीटर यहां चला जाए तो क्या इसको मेरा घर मिलेगा? नहीं सर, यहां पे भी नहीं मिलेगा। मतलब इसको एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना पड़ेगा।
तब जाकर के ये कहां पहुंचेगा बेटा, मेरे घर की तरफ पहुंचेगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो यहां पे ये 2 किलोमीटर चला, फिर इसने यहां मुड़ा, यहां पे 2 किलोमीटर चला बेटा, ओके सर, और फिर यहां पे 1 किलोमीटर चला। तो जब बेटा वो इस पाथ को फॉलो करेगा जहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इन्वॉल्व रहता है बेटा, उन क्वांटिटीज को अपन कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, उन्हें डायरेक्शन भी चाहिए अपने आप को डिफाइन करने के लिए। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा। ये वाली बात यहां पे क्लियर है? आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? तो जल्दी से बता दो, फिर अपन आगे चले। चलें आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, यस सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई है। अब जैसे बेटा एक बात देखो, आपके पास पहले मैंने बोला था, क्या आपके पास पानी की बोतल, एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूं, क्या आपके पास एक पानी की बोतल है? क्योंकि जहां पे भी बैठो मेरा यही मानना है कि गर्मी इतनी है, हमें अपने आप को बचा के रखना है, तो पानी की बोतल एक पास में रख करके बैठा करो। तो मैं मान लेता हूं पानी की बोतल हो, ग्लास हो, जरा ये चीज करके देखना आप अगर बैठे हो तो। क्या चीज? सर ये मान लो ये पानी की बोतल है, ठीक है, ये पानी की बोतल है और पानी मैं मान लेता हूं इधर तक भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पानी बेटा यहां तक भरा हुआ है, इसमें ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। आप एक काम करो, अपनी ये फिंगर से, अपनी फिंगर से बिल्कुल टॉप पे हाथ मारो। अपनी ये जो फिंगर है ना तुम्हारी बेटा, यहां से बिल्कुल ऊपर की तरफ धक्का मारो और बताओ ये बॉटल क्या करेगी। जैसे ही हल्का सा टच करोगे ना, हल्का सा टच करोगे तो ये बॉटल गिर जाएगी। गिरेगी कि नहीं गिरेगी? जल्दी से बताओ। ये बॉटल की अगली पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, जैसे ही आप हाथ मारोगे ये बॉटल गिर जाएगी। जल्दी से कमेंट में बता दो किस किस की बॉटल एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे गिर गई है। जल्दी से बता दो, ऐसे गिर गई कि नहीं गिर गई? नहीं गिरी है? यस सर। भाई हमारी तो गिर जाती है, थोड़ा ताकत से लगाओ यार। यस सर, यस सर, यस सर। गिरा के नहीं गिरा? पानी बेटा ढक्कन दे, सुनो, ढक्कन, ढक्कन लगा करके गिराना, वरना एक से एक ढक्कन है, ढक्कन खोल के अब एक ढक्कन दूसरे ढक्कन को रख लेगा और फिर वो गिराएगा। सुनो, दोनों में कंपटीशन चल रहा है कौन बड़ा ढक्कन है, ढक्कन लगा के रखना है, ठीक है। हाँ, अब इसी में बेटा एक काम करना, सुनो, इसी बॉटल में एक काम करना कि ये जो बॉटल है ना ऐसे रखी है आपने, अब जहां पानी भरा हुआ है, ध्यान से सुनो, जहां पे पानी भरा हुआ है, जहां पे बेटा पानी भरा हुआ है, जितनी बॉटल में जितना भी पानी भरा हुआ है, मान लो इतना पानी भरा हुआ है, उसके जस्ट सेंटर में अब लगाओ। मतलब जितना पानी भरा हुआ है ना, उसके अब सेंटर में बेटा धक्का मार के बताओ। अब इधर पे लगाना, पहले तो ऊपर लगा रहे थे, जितना पानी भरा है अब यहां पे धक्का लगाना धीरे धीरे, ऐसा नहीं तुमने ऐसे फेंक दिया। अगर गलती से भी ये बॉटल भैया मम्मी पापा को गलती से भी गिरते हुए नजर आ गई, दोनों को पटक पटक के मारेंगे, तो मैं वहां पे मारेंगे, मुझे स्क्रीन के अंदर आके मारेंगे। तो बेटा दोनों की सेफ्टी के लिए जरूरी है, जो भी करो आराम से आहिस्ता आहिस्ता करना, इसको आहिस्ता आहिस्ता धक्का देना, देखना अब ये गिरेगी नहीं, ये खिसकेगी आगे की तरफ। जल्दी से बताओ, गिरी या नहीं गिरी? ये मूव कर रही होगी धीरे धीरे,
मूव, लगाने वाला मूव नहीं, चलने वाला मूव। जल्दी से बताओ, गिरा या नहीं गिरा? गिरा या नहीं गिरा? हमारे हिसाब से तो नहीं गिरना चाहिए। फोर्स उतनी लगाई है बॉस, फोर्स उतनी लगाई है। डायरेक्शन चेंज करने से आपको इफेक्ट अलग अलग मिल रहे हैं। इधर पे फोर्स लगाने से ये आगे को खिसक गई है। ये बेटा इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। हाँ सर, अब थोड़ा फील आ रहा है इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन। वेक्टर, अब देखता हूं मेरे पास भी बॉटल है, ठीक ठाक पानी भरा हुआ है इसमें। देखे जरा जरा, ये बॉटल रखी? हाँ सर ये रखी। अब यहां पे अगर धक्का मार रहा हूं ना, यहां पे थोड़े से ही धक्का मारने में देखो बॉटल गिर रही है। गिर रही है कि नहीं? थोड़ा सा ही धक्का मारा, बॉटल गिर गई। पर अगर ये देखो यहां तक पानी भरा हुआ है, अब अगर इधर धक्का मारूं तो देखो बॉटल खिसक रही है, आगे चल रही है, अब नहीं गिर रही है। पहले से ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तब भी नहीं गिर रही है, देखो। और इतनी फोर्स अगर इधर लगा दूं तो टप करके गिर जाती है। ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब बेटा आपको सामने भी दिखा दिया, अब कोई झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। जल्दी आ जाओ, अब समझ में आ रहा है बेटा? डायरेक्शन भैया, खेल ही डायरेक्शन का है। तुम नीट की तैयारी करने निकले, थोड़ा सा भी इधर उधर डायरेक्शन चेंज हो गया तो भैया आपका नीट का पेपर वहीं का वहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। सही डायरेक्शन मिल जाए तो जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता है, आप अपने एम पे पहुंच जाते हो। क्या अब आपको बेटा डायरेक्शन का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ यार, डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कर रहा हूं कुछ तो उसका इफेक्ट मुझे अलग अलग मिल रहे हैं, इफेक्ट मुझे अलग अलग मिल रहे हैं। जल्दी से बताओ। हाँ सर, अब ये बेटा वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में है, कुछ चीजें अपन देख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा एक अगर आपसे एक एग्जांपल इसी में और पूछूं, मैं थोड़ी बहुत बातें पूछना चाहता हूं करंट के बारे में। करंट के बारे में टिप्पणी दो। करंट क्या है? तो करंट बिजली है, बिजली तो है ही। ये स्केलर है या वेक्टर है? बेटा टेंसर की बात बाद में करूंगा, मेरे पास यही दो ऑप्शन है, मैं यही मान रहा हूं। अभी इसमें बताओ कि करंट क्या है, 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हो। स्केलर है या वेक्टर है? आप मुझे ये बताओ, करंट क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर है, स्केलर है? सर देखो मैं आपको बताता हूं, हर चीज मुझे ही आपको सिखानी पड़ती है। आप याद करो वो दिन जब आपने बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी किसके अंदर बेटा? कंडक्टर के अंदर कौन होता है? सर किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। पर सर अगर इसी कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दोगे? एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो जल्दी से बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करते हैं? सर ये अगर आप लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां मूव करते हैं? वो सर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, इधर कौन मूव करता है बेटा? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और करंट कहां मूव करता है? सर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से कहां की तरफ जाता है? नेगेटिव टर्मिनल के पास जाता है कि नहीं जाता है? जल्दी से बताओ। तो सर ये डायरेक्शन है तो करंट के पास। करंट जो है, करंट, मजा आएगा करंट को भी सीखने में। अभी ये है तो आधा अधूरा सच, पर इसी को ही मान लो कि आई क्या है बेटा? करंट।
और करंट कहां से फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तब भी करंट को वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बोलते हैं? करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? भले ही करंट के पास मैग्नीट्यूड हो, भले ही करंट के पास मैग्नीट्यूड हो, भले ही उसके पास डायरेक्शन हो, बट बेटा करंट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ। क्योंकि बेटा ये वेक्टर लॉ को नहीं मानता है, इसलिए करंट एक कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दैट्स व्हाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी। जल्दी से बता दो क्या बेटा, अब मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि करंट कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, वेक्टर लॉ क्या है? थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है, और अक्सर मीठी चीजें देर से ही आती हैं। डेजर्ट वगैरह देखा है, लास्ट में आता है। ऐसा तो नहीं कि डेजर्ट पहले ही आ जाता हो, नहीं सर, पूरा खाना खा लो फिर आखिरी में आता है डेजर्ट, तो थोड़ा सब्र करो, ये भी आ ही जाएगा। अभी जो जानना जरूरी है वो ये है कि करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी है। जल्दी से बता दो, अब आगे चले। हाँ सर, अब यहां पे क्या आ रहा है बेटा? वेक्टर्स। इट इज एक्सप्रेस्ड हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई भी बेटा वेक्टर की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। पैरेललोग्राम लॉ वगैरह ये सब मैं समझाऊंगा, अभी ये सब मत देखो, अभी इसको सीखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को लिखने का एक तरीका है। अच्छा, आप कभी रोड पे गए हो? क्या रोड पे आपने देखा है, कभी सड़क पे जाते हो ना, तो आपके स्कूल के बाहर ऐसा कोई सिंबल बना रहता है क्या? अब स्कूल अच्छा होगा तो बना होगा कि एक बच्चा ऐसे दौड़ता हुआ जा रहा है और इस बच्चे के पीछे एक थैला लगा हुआ है, बैग, इसके पीछे बैग लगा हुआ होता है। रोड पे ऐसा सिग्नल देखा है क्या आप लोगों ने? जल्दी से बताओ, आपने अपने स्कूल के पास या किसी भी स्कूल के पास ऐसा सिग्नल देखा है क्या? रोड पे लगा हुआ ऐसा देखा है क्या? इसका मतलब क्या होता है? कई जगह आपने ये भी देखा होगा, ऐसा बना रहता है। इस सिग्नल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कई जगह आपने ऐसा भी देखा होगा। इन सिग्नल का मतलब बताओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आगे स्कूल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आगे रेलवे ट्रैक है। इसका मतलब होता है आगे हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये जो तरीके होते हैं ना बेटा, इनको सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक, सिंबल के रूप में बताना, ठीक है। अब उसी तरीके से बेटा वेक्टर्स को भी दिखाने का, शो करने का, लिखने का एक तरीका है, और वो तरीके दो हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं? दो हैं। पहला जो आ जाता है बेटा, वो आ जाता है सिंबॉलिक। क्या आ जाता है बेटा? सिंबॉलिक। ध्यान से सुनना, जैसे बेटा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसा एफ बनाते हैं। ध्यान से सुनो, ऐसा एफ बनाएंगे और उसके ऊपर ऐसा तीर बना देते हैं। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सिंबल के रूप में बताना होता है। जैसे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के साथ भी क्या करेंगे? यहां पे स्मॉल ए लिखेंगे और उसके ऊपर क्या बना देंगे बेटा? एक एरो बना देंगे, ये बताने के लिए कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके आगे जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या करेंगे? v बनाएंगे और उसके ऊपर ऐसा एरो बना देंगे।
कई बार अगर बेटा एरो ना बना हो, सिर्फ ऐसे एक लाइन खींची हो, तब भी बेटा उसका मतलब यही होता है कि ये कैसी क्वांटिटीज की बात हो रही है, वेक्टर क्वांटिटीज की, और ये उनका एक सिंबॉलिक तरीका है, सिंबल के फॉर्म में बताने का एक तरीका है, एक जरिया है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो कि हां सर, सिंबॉलिक चीज हम समझ गए हैं। जल्दी से बता दो हां सर, जल्दी जल्दी जल्दी, ये सिंबॉलिक चीज हम समझ गए हैं। अब सिंबॉलिक में एक चीज समझना बेटा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उसके पास दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? दो। एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है बेटा? उसका डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं है? जो मिलकर के क्या बनाता है? एक वेक्टर को बनाता है। क्या बनाता है बेटा? मिलकर के एक वेक्टर को बनाता है। ध्यान से सुनो, मान लो बेटा ए कोई वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब ये क्या है? ये पूरा एक कंप्लीट ए क्या है? ये क्या है बेटा? वेक्टर है। ये क्या है? जल्दी से बता दो, ये ए क्या है? वेक्टर है। ये साइन होता है बेटा मॉड का। ये साइन किसका है? मॉड का। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है इसका मतलब? मैग्नीट्यूड। इसके साथ क्या आता है बेटा? इसके साथ आ जाता है डायरेक्शन, जिसे एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन। इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में बात होगी, इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में बात होगी। जल्दी से बता दो, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है कि ये हो गया वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया डायरेक्शन? क्लियर है? इस डायरेक्शन को आगे जाकर के बेटा अपन यूनिट वेक्टर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। पर आगे जाने पे आप अभी इतना समझ लो कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, क्लियर है बेटा ये वाली बात? चलो एक बार फिर से समझाता हूं। अच्छा इधर देखो, इधर देखो। अच्छा आपको पता है कि नहीं पता है? एक चीज ये बताओ, आपको ये पता है कि नहीं कि ये वाली डायरेक्शन जो होती है ये नॉर्थ होती है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट होती है, और ये वाली डायरेक्शन साउथ होती है। आप ये बताओ, आपको क्या बेटा ये डायरेक्शंस पता है कि नहीं पता है? ये डायरेक्शन आपको पता है कि नहीं पता है बेटा? यार एक बात बताओ तुम लोग, क्या सर ये चैट में आज कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या आपस में बात कर रहे हो? थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है तो हमें भी बता दो। कुछ भी लिखते रहते हो यार कई लोग तो। अच्छा ये पता है कि नहीं पता है? पढ़ाने लगते हैं तो पता नहीं क्या क्या बात। एक बच्चा है जिसका नाम शिवम है, एक बच्चा है इसमें मैंने अभी देखा जिसका नाम है शिवम। वो खुद अपना नाम लिख रहा है कमेंट में शिवम। मतलब शिवम शिवम को कमेंट कर रहा है। मतलब एक से एक है, एक से एक है। मैंने बताया ना कि ये दो ढक्कन की आपस में लड़ाई है कि कौन बड़ा ढक्कन है। ठीक है, तो ये दो दो अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, इधर देखो। शुरू करें? हाँ। अब ये डायरेक्शन बेटा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे ये याद ही नहीं होता था कि यार नॉर्थ कहाँ आएगा, ईस्ट कहाँ आएगा, साउथ कहाँ आएगा। तो एक बढ़िया सी ट्रिक है इसकी, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। आप क्या करो, आप ऐसे लिखो, ऊपर क्या है? नॉर्थ एन, यहां पे कौन है? ईस्ट, यहां पे कौन है? वेस्ट, और यहां पे क्या है? साउथ।
क्या आप लोगों ने टीवी चैनल पे जेड, उल्टा जेड बनाना है, NEWS, तो बेटा टीवी पे एक चैनल आता है जी न्यूज, तो ZNEWS, इससे याद करना। तो अब आयदा ऐसे ही बनाना, ऐसे उल्टा जेड बना लिया आपने और यहां पे न्यूज लिख लेना NEWS। तो अब से बेटा कभी आप ये भूलोगे ही नहीं कहां कौन आने वाला है। क्लियर है कि नहीं है ये वाली चीज? तो ये आ गया जी न्यूज, NEWS, तो ये आ गया ZNEWS। अब तो गलती नहीं होगी ना डायरेक्शन में, अब याद कर लेना, ठीक है? हाँ सर, अब याद कर लेंगे ये जी न्यूज से, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, आपको मैं क्या समझा रहा था, ध्यान से सुनना बेटा। एक ये बॉल है, एक ये क्या है बेटा, बॉल है। मैंने ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, फोर्स आ जाएगा F वेक्टर, 10 क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड के साथ कौन आती है बेटा, ये हो गई यूनिट। अच्छा, ऊपर का डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ को, तो ये डायरेक्शन इसका कहां आ जाएगा, नॉर्थ। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये F का हो जाएगा मैग्नीट्यूड और ये F का क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्लियर है कि नहीं है? अब ये समझ में आया बेटा आप लोगों? जैसे अब आप मुझे ये लिख करके बताओ, अगर कोई डब्बा ऐसा रखा हुआ है, ऐसा डब्बा रखा हुआ है, मैंने इस डब्बे पे कितनी फोर्स लगाई, 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ईस्ट जैसा है कि नहीं है? तो मैं क्या लिखूंगा, जो फोर्स है एफ वेक्टर वो किस डायरेक्शन में है, जल्दी से बताओ सर। उसका मैग्नीट्यूड है 20, मैग्नीट्यूड हो गई, न्यूटन यूनिट हो गई, और डायरेक्शन कौन सी हो गई बेटा, ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मॉड से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ईस्ट क्या हो जाएगी डायरेक्शन, तो एफ कैप लिख दिया। अब क्लियर है बच्चों? अब क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस यही सिखाना था। तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक तरीका एक। दूसरा तरीका जो होता है बेटा, सेकेंड मेथड जो होता है, ध्यान से सुनो, सेकेंड मेथड होता है बेटा ग्राफिकल। सेकेंड मेथड कौन सा होता है बेटा, ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। ग्राफिकल में क्या करते हैं, धीरे धीरे आएगा बेटा, देखो नई नई चीजें है ना, धीरे धीरे सीखोगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि ना सीखो, पर जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक सीखोगे कैसे। अगला देखो ग्राफिकल कैसा होता है। ग्राफिकल में क्या करते हैं बेटा, एक हम इस तरीके का एरो बना देते हैं, ये एक तरीका है जहां पे इस आगे वाली चीज को अपन तीर की तरह होता है बेटा, एरो मींस तीर, तो आगे वाला जो एरो होता है बेटा उसे अपन हेड कहते हैं। हेड मतलब सर। पीछे वाली चीज क्या हो जाती है बेटा, अगर आगे हेड है तो पीछे क्या होगी बेटा, टेल होगी, हेड एंड टेल। तो आगे वाले पार्ट को कहते हैं हेड, पीछे वाले पार्ट को कहते हैं बेटा अपन टेल। क्लियर है? हेड जो होता है ना बेटा, हेड क्या बता रहा होता है, उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कभी आप किसी चौराहे पे खड़े हो, वैसे ज्यादातर तुम लोग चौराहे पे ही खड़े रहते हो, ये लड़कों की आदत है, चौराहे पे खड़े रहेंगे, कुछ काम नहीं है तब भी खड़े हुए हैं। और जैसे ही आप चौराहे पे खड़े हो तो यहां पे लिखा हुआ है, मान लो चौराहे पे कोई शहर का नाम बता दो, जयपुर मान लो, जयपुर से है कोई, तो जयपुर, जयपुर लिखा रहता है ना, आगे से राइट ले ले, ऐसा एरो लगा रहता है। दिल्ली, दिल्ली के लिए सीधे चले जाएं,
और जहां मैं गया था गोवा, गोवा के लिए यहां से लेफ्ट ले ले। तो ये आप एरो हेड समझ रहे हो बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वाह, अब तुम लोग इतना मुश्किल नाम बता रहे हो, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर आएगा नहीं बेटा इतने में, ठीक है। और देखो, गोरखपुर से रिलेटेड मजाक मत किया करो, ये छोटा सा घर है मेरा, कोई भी आके बुलडोजर चला देगा, दिक्कत हो जाएगी मुझे, तुम्हारे सर पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए गोरखपुर वगैरह को लेके मजाक नहीं। इधर देखो, ये है टेल, ये है हेड। हेड का जो एरो बता रहा है बेटा, वो क्या बता रहा होता है? हमारा डायरेक्शन बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है बेटा? डायरेक्शन बता रहा होता है। तो क्या आपने सड़कों में ऐसा देखा है, आपके एरिया, आपके मोहल्ले कई बार ऐसा एरो बताते, तो ये एरो क्या बता रहे हैं बेटा? डायरेक्शन बता रहे हैं। क्लियर है? आपने जीवन में कभी गूगल मैप देखा है, तो गूगल मैप आपको क्या बता रहा होता है? डायरेक्शन बता रहा होता है। क्लियर है कि आगे से राइट ले या आगे से लेफ्ट ले, ये सारी चीजें। अच्छा, ये लेंथ क्या बताती है बेटा? इसका जो लेंथ होता है ना, वो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है बेटा? मैग्नीट्यूड। मतलब अगर कोई एरो छोटा है तो उसका छोटा मैग्नीट्यूड, कोई एरो बड़ा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो इसका लेंथ क्या बताता है? ये लेंथ, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या बताता है बेटा? उसका मैग्नीट्यूड। और हेड क्या बताता है? उसका डायरेक्शन। जल्दी से बता दो, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बता दो। तो अगर मैंने बेटा ये बॉल बनाई, ये बॉल बनाई, और इस पे ये एरो ऐसा बना दिया, और यहां पे लिख दिया मैंने 20 न्यूटन, तो इसका क्या मतलब है? जल्दी से बता दो। मैंने कहा सर इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ध्यान से देखना, कि सर ये डायरेक्शन कौन सी है? अभी मैंने लिख के बताई थी सर, ये नॉर्थ है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है। और अब बेटा ये इसके बीच में आ रहा है, मतलब 45 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन लिखी है, ये है 20 डिग्री, नहीं 20 न्यूटन। 20 न्यूटन, 20 क्या है? मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या है? उसकी यूनिट। और डायरेक्शन आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। जल्दी से बता दो, क्या ये क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही। तो क्या अब आप ये समझने लगे हैं कि नहीं समझने लगे हैं कि किसी भी वेक्टर को लिखने का या बताने का या समझाने का दो तरीके होते हैं, या तो एक सिंबॉलिक होता है या तो एक ग्राफिकल मेथड होता है। क्या ये दोनों बातें क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, फिर बेटा अपन लोग आगे चले, फिर अपन आगे चलें, जल्दी से बता दो। यस सर। अब बेटा वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना चाहता हूं। एक तो महाफर्जी है, एक तो महाफर्जी है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे लिख देता हूं बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। इसमें पहली जो आती है बेटा, वो आती है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, जिसे वेक्टर शिफ्टिंग भी कहते हैं। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ये आपकी इतनी मदद करेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते ये आपको इतना हेल्प करने वाली है। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या कहता है? अ वेक्टर, अ वेक्टर कैन बी shifted anywhere in a plane without changing its magnitude and direction.
बेटा एक प्लेन के अंदर एक वेक्टर अपन कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन में और उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्या आप ये सुन रहे हो कि नहीं? जल्दी से बता दो। उसके डायरेक्शन में और उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए भाई साहब। सर डायरेक्शन मतलब? मैंने कहा देखो डायरेक्शन को समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वेक्टर बनाया, ठीक है। अब डायरेक्शन मतलब बेटा इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इससे उसका कुछ एंगल बन रहा है, मान लो थीटा। हाँ सर। और ये जो उसकी लेंथ है ना, ये जो उसकी लेंथ है, मतलब जो इसका ये मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड में और इस एंगल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज, नो चेंज इन एंगल और इन मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? उसकी लेंथ। एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो, जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो। अब मैं आप लोगों के लिए बड़े खूबसूरत से प्लेन बनाता हूं, आपको प्लेन ही देख के मजा आ जाएगा। अब आप लोग बेटा ये जानते हो कि नहीं जानते हो कि ये हमारी एक्स एक्सेस होती है, ये हमारी कौन सी एक्सेस होती है? वाई एक्सेस होती है। और ये हमारी कौन सी एक्सेस होती है बेटा? जेड एक्सेस होती है। जेड एक्सेस एक्चुअल में बेटा बाहर होती है प्लेन के, पर क्योंकि हम नहीं दिखा सकते हैं इसलिए हम यहां पे दिखा देते हैं। क्या आप सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सर। इसीलिए इसीलिए ये क्रॉस क्या बना रहे हो? हाँ, इसीलिए बेटा कौन सा वाला रॉन्ग है, इजी है? पहले ये बताओ, ये वाली चीज जो समझाई गई ये क्लियर है ना? इसको एक बार थम्स अप दे दो एक बार, फिर मैं आगे समझ पाऊंगा। एक बच्चा रिपीट भी सही से नहीं लिख पा रहा है, उसकी रिपीट की स्पेलिंग इतनी बेकार है बेटा। हाँ, एक बार जल्दी से इसके लिए थम्स अप दे दो कि ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे बताता हूं। हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो आप ध्यान से सुनो, अभी ये कराने तो दो, समझाने तो दो। आप समझाने दे नहीं रहे हो, ध्यान से सुनो। जैसे आप इसको देखो, आपको यहां पे बेटा ये देखो, ये बिल्कुल मैंने ऐसा रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये आपकी 3 एक्सेस होती हैं। मैंने ऐसा डब्बा को रखा है, सामने आपको दिख रहा होगा, क्लियर है? ये जो ऊपर वाली एक्सेस है ना बेटा, ये ऊपर वाली एक्सेस दैट इज वाई एक्सेस। कौन सी एक्सेस है ऊपर वाली? सर ऊपर वाली वाई एक्सेस होती है। जो इधर जा रही है ना, ये मेरी एक्स एक्सेस है। जो सामने जा रही है वो जेड एक्सेस होती है। क्लियर है बेटा? दो एक्सेस मिलकर के एक प्लेन बना लेती है। अगर मैं पूछूं ये कैसे बना होगा, ये व्हाइट वाला हिस्सा कैसे बना होगा, तो आप कहोगे सर एक वाई एक्सिस से और एक एक्स एक्सिस से जोड़ने से ये वाला हिस्सा बना होगा। सही बात है कि नहीं है? हाँ सर। जैसे बेटा अगर मैं इस वाई एक्सिस को और इस एक्स एक्सिस को जोड़ दूं तो क्या बनता है बेटा? एक प्लेन बनता है। क्या आपको ये प्लेन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्लेन ऐसे बनता है बेटा, ठीक है? हाँ, अब ये लाइन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। अब ये लाइन क्या कह रहा है? शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन अ प्लेन विथ प्लेन प्लेन विथ बेटा प्लेन विदाउट चेंजिंग होगा, विदाउट चेंजिंग इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना हो।
हाँ विदाउट होगा बेटा यहां पे, क्लियर है। हाँ। अब देखो, एक मैंने क्या किया बेटा, एक वेक्टर यहां बनाया, ठीक है। इस वेक्टर का नाम रख देते हैं, बिना नाम के अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इस वेक्टर को क्या बोला बेटा मैंने, इस वेक्टर का नाम मैंने ए वेक्टर रखा, क्लियर है। हाँ सर, जिसकी इधर से इधर तक ये लेंथ है, जिसे ए वेक्टर बोल देता हूं। और बेटा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, कहां से एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बना रहा है, ये क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उठा करके शिफ्ट कर दिया। बेटा इसको मैं कहीं पे भी, ये वाला आपको प्लेन दिख रहा है ना क्रीम कलर का, इसमें मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूं, कहीं पे भी घुमा सकता हूं, कैसा भी रख सकता हूं। मान लो मैंने इसको यहां पे ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया, तो बेटा यहां पे जब मैंने ऐसा रखा तो इसका एंगल में कोई चेंज नहीं आया, वो सेम थीटा रहा। इसका मैग्नीट्यूड ना तो मैंने लंबा किया ना तो मैंने छोटा किया, तो इसकी लेंथ भी क्या है बेटा, बराबर ए मैग्नीट्यूड के ही बराबर है। तो ये वेक्टर भी कौन सा होगा, ए वेक्टर होगा। उसके कहने का ये मतलब है कि एक वेक्टर को एक ही प्लेन में कहीं पे भी खिसका दो, कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ और उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। क्या अब मेरी बात क्लियर है कि नहीं है, क्या अब यार ये नो वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा आप लोगों को। अब ये बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, एक वेक्टर को अपन कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक वेक्टर को अपन कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को, यस सर, बहुत सारे बच्चों को आ गई है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है सर। तो आप ये कहना चाह रहे हो मोटा मोटा कि अगर ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस, अपन यहां बनाते हैं, क्लियर है। ये कौन सी है, जेड, और ये कौन सी है बेटा, वाई, और ये कौन सी है बेटा, एक्स। और ये क्या बन जाएगा बेटा, मेरा प्लेन बन गया, ये एक प्लेन हो गया। हाँ सर, ये देखो एक और प्लेन बनाओ आपके सामने, देखो ये दूसरा प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। देखो ये देखो, ये दो प्लेन बन गए, तीसरा प्लेन बना के दिखाऊं। हाँ सर, अब बताइए दो। ये देखो, ये तीसरा प्लेन है। तो ये तीन प्लेन बेटा ऐसे बनते हैं, और ये जब तीन प्लेन मिल जाते हैं ना, तो एक 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात क्लियर है। हाँ सर, अब ध्यान से देखो, अब मैंने कोई भी एक वेक्टर बनाया बेटा इधर पे, ये ऐसा बना दिया वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ना, इसका बेटा कुछ ना कुछ यहां से एंगल होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। ये इसका एंगल होगा थीटा, और ये इसका क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है ए। इस वेक्टर को मैं कहां खिसका सकता हूं, सर इस वेक्टर को ये जो आपने वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर को आप इस प्लेन में कहीं पे भी खिसका सकता हूं। हां या ना, जल्दी से यस और नो में बोलो। मैं यहां पे भी ला सकता हूं इसको। अभी अगर मैं बेटा चेक करूं तो आप ध्यान से देखो, इसका एंगल भी सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये वेक्टर भी क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली सेम। अगर ये ऊपर वाला ए वेक्टर है तो नीचे वाला भी ए वेक्टर ही होगा। क्लियर है कि नहीं है। आप ऐसे ही बेटा अगर कोई वेक्टर मैंने कहां बना दिया, मान लो मैंने यहां बना दिया, यहां पे एक वेक्टर बना दिया,
अब इसी को बेटा मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, पर इसी ग्रीन वाले प्लेन में करूंगा। अगर मैं ब्लू में लेके आ गया तो गलत हो जाएगा, इधर लेकर के आ गया तब भी गलत हो जाएगा। वो एक ही प्लेन में कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पे जो एंगल ये बना रहा था 90 डिग्री, यहां पे भी वही सेम एंगल 90 डिग्री बना रहा है। जो इसकी लेंथ थी वही सेम इसकी लेंथ है, ना लेंथ में चेंज है ना एंगल में चेंज है, तो वेक्टर भी दोनों कौन से होंगे बेटा, सेम होंगे। ये भी ए वेक्टर और ये भी ए वेक्टर होगा। उसका शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का ये कहने का मतलब है। अगर मैं यहां की बात करूं तो मान लो यहां पे कोई एक ये वेक्टर बना दिया, लो। अब इसके बाद बेटा इसको अपन कहीं पे भी यहां घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है। और यहां पे ये जो एंगल है, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर और ये ए वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। इसको अपन कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या अब आपको क्लियर है कि नहीं है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है? अब जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो कि हां सर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समझ में आ गया है, आप आगे चल सकते हो। आगे बेटा जो अपन जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं कहां पे, ये सबसे फर्जी है, ये काम भी नहीं आता है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, दैट इज रोटेशन, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। रोटेशन ऑफ अ वेक्टर में क्या हो जाएगा कि ये एक बेटा वेक्टर दिया गया है, इसका कलर चेंज कर देता हूं। ये एक वेक्टर दिया गया, ध्यान से देखो। अगर बेटा इस वेक्टर को मैं घुमा दूं, और घुमा दूं कितना, 2 पाई या 360 डिग्री, तो ये वेक्टर सेम ही रहेगा। ये तो पक्की बात है। जैसे मैं ऐसा खड़ा हूं, अगर मैं 2 पाई घूम जाऊं, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, ऐसे खड़ा हूं, मैं ऐसे घूम करके वापस इधर आ गया, तो कोई चेंज हुआ क्या? नहीं सर, मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ अ वेक्टर इज rotated by an angle of 360 degree or 2 pi, the the vector remains, the vector remains same। बहुत फर्जी है, कहीं काम नहीं आने वाला, बस सुन लो। क्लियर है कि नहीं है? बहुत फर्जी है, कहीं काम नहीं आना, बस सुन लो कि किसी वेक्टर को जैसा है उसको अगर मैं 360 डिग्री से घुमा के ले आऊंगा, तो बेटा वो वेक्टर जो पहले था बाद में भी वही रहेगा। क्लियर है? जल्दी से बता दो बेटा, इतनी बात क्लियर है? आगे चलें अपन लोग। हाँ सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, जिसे अपन क्या कहते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच के एंगल देखने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दे दिया बेटा यहां पे एक ए वेक्टर, ए वेक्टर कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। और दूसरा दे दिया बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कैसा बना हुआ है बेटा आप लोगों का, मान लो बी वेक्टर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, कलर चेंज कर देते हैं बेटा इसका थोड़ा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आपसे बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेटा एंगल निकालने का तरीका सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इधर सुनो, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम लोग यार ये कमेंट में क्या करते रहते हो यार, पता नहीं मतलब अपनी लाइफ को इतने सीरियसली ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोग सिर्फ बात करना चाहते हो, खैर अभी इन सब में बात टाइम वेस्ट होगा, इनके चक्कर में अपन अपना क्यों टाइम वेस्ट करें ठीक है, पहले तो ये आके वेस्ट हो गए ना, काश
काश काश काश काश इनके पेरेंट्स ने इनको समझाया होता। खैर चलो आगे सुनो बेटा। एंगल जब भी निकालना होता ना तो बड़ा छोटा सा फंडा है। कोई भी दो वेक्टर के या तो टेल से टेल मिला दो, पहला तरीका, या तो एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर की टेल को मिला दो। एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की टेल को मिला दो, या तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है सेकंड, या तो आप हेड से हेड को मिला दो। टेल कौन होती है बेटा जल्दी से बता दो, इसमें टेल कौन है, ये है ना। तो देखो टेल से टेल को कैसे मिलाना है। मान लो ये एक ए वेक्टर लिखा आपने, ये कौन सा था बेटा, आपका बी वेक्टर था। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को अपन ने ऐसे मिला दिया। क्लियर है, ये ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर है। क्या दोनों की टेल जुड़ गई है, ए की भी टेल जुड़ गई है, बी की भी टेल जुड़ गई है। जल्दी से बताओ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं। अब आपको दो जगह एंगल मिल रहा होगा, एक ये एंगल बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, एक ये एंगल बन रहा है और एक बड़ा वाला एंगल बन रहा है। अपन बेटा हमेशा स्मॉल एंगल को लेते हैं। कौन से एंगल को लेते हैं, स्मॉल एंगल को लेते हैं, हम बड़े एंगल को नहीं लेते हैं। तो टेल से टेल को मिलानी है और कौन सा एंगल ढूंढना है, स्मॉल एंगल। कौन सा एंगल बेटा, स्मॉल एंगल ही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। दूसरा तरीका क्या है, हेड से हेड को मिलाओ। तो देखो ये ए वेक्टर है ना बेटा अपना, ये ए वेक्टर को मैंने इधर बनाया, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर है अपना। अब देखो हेड से हेड को मिला रहा हूं मैं, हेड से हेड को मिला रहा हूं, क्या ये जुड़ गया। ये कौन सा वेक्टर है बेटा अपना, जल्दी से बता दो, ये ए वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है बेटा, बी वेक्टर है। ये क्या आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें सर टेल और टेल जुड़े थे, इसमें कौन जुड़ा है बेटा, सर इसमें हेड और हेड जुड़ा है यहां पे। इसमें भी दो एंगल बनेंगे, ये एंगल कौन सा होगा बेटा, स्मॉल होगा। हमें कौन सा लेना है, स्मॉल वाला लेना है, हमें बड़ा वाला नहीं लेना है। चाहे बेटा आप हेड से हेड को जोड़ो, चाहे आप टेल से टेल को जोड़ो, ये दोनों एंगल जो आएंगे ये एग्जैक्टली सेम आएंगे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों थीटा सेम है। नहीं फर्क पड़ता उससे कि आप टेल से टेल जोड़ रहे हैं या हेड से हेड जोड़ रहे हैं, दोनों बेटा बिल्कुल सेम आते हैं। जल्दी से बताओ एंगल अभी कितना आएगा वो छोड़ो, अभी हम मेरी बात सुनो। चाहे हेड टू हेड चाहे टेल टू टेल, दोनों से जो एंगल आएंगे बेटा वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है, आप जल्दी से ये बता दो। और लेना कौन सा एंगल है, स्मॉल वाला, स्मॉल वाला, बड़ा वाला मत लेना। कौन सा नहीं लेना है सर, बड़ा वाला नहीं लेना है। अब जल्दी से यहां पे देख के बताओ, जल्दी से फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जल्दी से पहला वाला सही है या गलत है, पहले ये बताओ। क्या बेटा हेड से हेड जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, पहला वाला करेक्ट है या नहीं है। पहला वाला हेड से हेड जुड़ा हुआ है, एंगल छोटा वाला है कि नहीं है, हां सर, तो मतलब पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला सही या गलत है, दूसरा वाला बी वाला सही है या रॉन्ग है। बेटा दूसरा वाला सही तो है, कौन सा लिख रहे हो, बी वाला बताओ, बी वाला ट्रू या फॉल्स। बेटा बी वाला सही तो है, टेल से टेल जुड़ी है दोनों वेक्टर की, ये 30 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा सर 150 डिग्री। बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है, तो बी वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है बेटा बी वाला, बी वाला करेक्ट है। अच्छा सी वाला बताओ करेक्ट है या रॉन्ग है, सी वाला बताओ राइट है या रॉन्ग है।
सी वाला राइट या रॉन्ग? सी वाला राइट या रॉन्ग? सर सी वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सर एक वेक्टर का तो हेड है, इसका क्या लगा हुआ है बेटा यहां पे हेड, और दूसरे वेक्टर का टेल है, तो सर ये वाला इसलिए रॉन्ग है। अगर इसका करेक्ट आंसर चाहिए तो क्या होगा? मैंने कहा देखो सर मैं बताता हूं, ये एक वेक्टर बना है, हाँ सर, और दूसरा वेक्टर कहां बना हुआ है? ये ऐसा बना हुआ है ना? बिल्कुल सर। और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। बिल्कुल सर। क्या बेटा इस वेक्टर को, अभी मैंने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर सिखाया है, क्या इस वेक्टर को आगे ले जा सकता हूं? हाँ सर। और आगे बताओ ये एंगल कितना होगा? अच्छा ये एंगल कितना होगा? ये सीधा टोटल एंगल बताओ कितना होगा? अगर ये 45 है, 180 में से 45 माइनस करो तो कितना होगा? क्या 135 होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ बेटा। 180 माइनस 45, दोनों को जोड़ो। हाँ सर। तो अब इसको क्या करो बेटा, इस वाले वेक्टर को आप आगे शिफ्ट करके ले जाओ। आगे शिफ्ट करोगे तो अब देखो एंगल, ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा? 135। टेल टू टेल जोड़ने से कितना बन रहा है? 135। तो इसका राइट आंसर 45 नहीं होगा, कितना होगा? 135 डिग्री। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। इसका बताओ डी वाला राइट है या रॉन्ग है? जल्दी से बताओ डी वाला राइट है या रॉन्ग है? डी वाला बताओ राइट है या रॉन्ग है? डी वाला राइट है या रॉन्ग है? सर डी वाले में भी देखो पहले वाले का हेड है, दूसरे वाले का टेल है, तो ये वाला सर रॉन्ग है। सही क्या होगा? देखो सर इस वाले वेक्टर को आप आगे खिसका के ले जाओ, इस वाले वेक्टर को आप आगे खिसका के ले जाओगे तब जाकर के ये टेल टू टेल जुड़ेगा। अगर ये 120 है तो एंगल कितना आएगा बेटा? 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कितना है बेटा? 60 डिग्री है। आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से बता दो। 60 डिग्री, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये वाले का बता दो, ये कितना है? 30 डिग्री। इस वेक्टर को, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? सर बचा हुआ एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। तो अगर इस वेक्टर को मैं आगे खिसकाऊं, ये जो वेक्टर बना हुआ है इसको बेटा आगे शिफ्ट करके ले जाऊं, तो टेल टू टेल जुड़ने से कितना एंगल बन रहा है? सर 30 डिग्री बन रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। जल्दी से बताओ ये एग्जाम्पल ओके है कि नहीं है? बेटा 150 नहीं 30 आएगा। बेटा 150 नहीं आएगा। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। अगर बेटा ये जो वेक्टर ऐसा बना हुआ है, ये देखो ये हेड है, ये तो हेड है, ये कौन है बेटा? टेल है। तो अपन को इसकी टेल से जोड़ना पड़ेगा ना। आप इसको आगे शिफ्ट करो, क्या होगा? देखो ऊपर वाला वेक्टर तो ऐसे ही बना रहेगा, ये आगे वाला वेक्टर बेटा आगे शिफ्ट होगा, तो ये जो एंगल है इनके बीच का ये तो ऑलरेडी गिवन है ना 30 डिग्री। तो कितना आंसर आएगा? 30 डिग्री तो आएगा। जल्दी से बताओ 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यस सर 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये वाला सवाल जल्दी से बता दो, चेक द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जल्दी से फर्स्ट वाला बताओ राइट है या रॉन्ग है? राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है तो इसका एंगल बताओ कितना बन रहा है। अगर आप कहते हो कि नहीं सर ये रॉन्ग है, तो इसका एंगल बताओ मुझे कितना बनेगा? जल्दी से जल्दी से।
अगर आप इसको रॉन्ग कह रहे हो तो इसका एंगल बताओ बच्चों, इसका एंगल बताओ। सर बड़ा आसान है, देखो ये 60 है ना, आप इस ये जो वेक्टर बना हुआ है ना ये ऐसा, इसको आप आगे शिफ्ट करके ले जाओ, क्योंकि हमने शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में तो यही सीखा है। और जैसे ही आप इसको आगे ले जाओगे तो बेटा इसकी टेल, इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर की टेल मिलेगी, और टेल टू टेल कितना एंगल बन रहा है सर 120 डिग्री। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, रॉन्ग है सर। इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है दैट इज 120 डिग्री। जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये 120 मैंने कैसे लिखा है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। 120 के लिए अगर आप क्लियर हो तो जल्दी से एक थम्स अप बना दो कि हाँ सर 120 मुझे समझ में आ गया है कि कैसे बनाया गया है। बिल्कुल 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 ठीक है। अब अगली बात सुनो। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला सही है या गलत है? सेकंड वाला राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग, इसके लिए कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी। ये वाले के लिए बताओ बेटा, सेकंड वाला हेड टू हेड जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है कि नहीं है? हाँ सर, दिस वन इज कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि हेड टू हेड हो, टेल टू टेल हो, हम छोटे एंगल को देखते हैं। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, बहुत बढ़िया। जल्दी से मुझे आप बताओ बेटा, एंगल बताना है। फर्स्ट आर वेक्टर एंड पी वेक्टर के बीच में एंगल बता दो जल्दी से। आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में ध्यान से देखो, आर ये है, पी ये है, आर ये है और पी इधर पे है। ये सर आर वेक्टर है, ये सर पी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। मतलब टेल टू टेल जुड़ा हुआ है और स्मॉलर एंगल है, दोनों चीजें करेक्ट है। मतलब सर आर और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। अच्छा सेकंड बताओ, आर वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो सर देखो, जो आर वेक्टर है ना वो कुछ ऐसा बना हुआ है, और यहीं पे सर अगर मैं बात करूं क्यू वेक्टर की, वो भी ऐसा बना हुआ है। ये बेटा मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा क्यू वेक्टर है, दोनों हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, एंगल है 60 डिग्री। तो सर मेरा हेड टू हेड जोड़ा है मतलब करेक्ट है, एंगल भी स्मॉलर है मतलब 60 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। क्या आपको नजर आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बस आखिरी चीज पूछना चाहता हूं, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, फिर कल मुलाकात करेंगे। आप मुझे पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। पी और क्यू के बीच में अगर कोई बच्चा ऐसा देखेगा कि देखो पी वेक्टर कैसा बना हुआ है, सर पी वेक्टर जो बना हुआ है, पी वेक्टर जो बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है। हाँ सर। और क्यू वेक्टर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यू वेक्टर कैसा बना है बेटा? क्यू वेक्टर सर कुछ ऐसा बना हुआ है, और इनके बीच का ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो ये राइट है या रॉन्ग है, कौन बताने वाला है? अरे बहुत बढ़िया, बच्चों को बिल्कुल चमकने लगा है। सर इसको आप आगे खिसकाओ, देखो स्ट्रेट लाइन होती तो 180 डिग्री होता, तो अब एंगल कितना बन रहा है 150 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 150 डिग्री आ जाएगा। क्या ये वाली बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई है? जल्दी से बता दो। हाँ, तो 30 डिग्री रॉन्ग है, करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा 150। जल्दी से बता दो। 150 150, हाँ बिल्कुल सही, 150 इज द राइट आंसर। जल्दी बताओ, यहां तक सारी चीजें चमक गई हैं?
अब टाइप्स ऑफ वेक्टर बेटा अपन कल की क्लास में शुरू कर लेंगे और वहां पे खत्म कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दो। अब कल की क्लास में बाकी चीजें अपन कर लेंगे। एक बार बेटा मैं डीपीपी देख लेता हूं। अभी डीपीपी आप करना मत जब तक मैं ना बोलूं। फिर भी एक बार मैं बस डीपीपी देख के बता दूं, कोई सवाल है क्या ऐसा? क्योंकि कल की क्लास के बाद आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप डीपीपी कर लो। एक बार डीपीपी देख लूं आपकी। बेटा अभी डीपीपी मत करना, ठीक है? बेटा अभी डीपीपी मत करना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास से अपन डीपीपी करेंगे और नेक्स्ट क्लास से मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास से दे दूंगा। क्लियर है? हाँ, अभी आप लोग डीपीपी मत करना, आप बस ख्याल रखना अभी मैंने जो पढ़ाया है उसका बढ़िया से आप रिवीजन करना। अभी जो कराया है उसका बढ़िया से मुस्कुराते हुए रिवीजन करना। कल की क्लास जब होगी बेटा तो आपका मेजर कंटेंट आएगा, क्योंकि अभी अपन बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कल आपको ज्यादा चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो मिलते हैं कल। शायरी 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 सुनाता हूं, ठीक है? मैंने बोला भी था, देखने दो कौन सी सुनाऊं। भारी सुनोगे या हल्की सुनोगे, जल्दी से बताओ। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है? ये खास कर लड़कों के लिए है, अगर एहसास करो तो खास तुम लोग के लिए है कि यहां तुम देखना रुतबा हमारा, यहां तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी जमीन होगी आसमान हमारा। कल किसी से पिताजी कह रहे थे, कल किसी से पिताजी कह रहे थे मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। तो बेटा बाकी चीजों में बिल्कुल मत पढ़ना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और एक लास्ट छोटी सी दो लाइनें और कि अगर इल्म होता उनको हमारी मोहब्बत का, अगर इल्म होता उनको हमारी मोहब्बत का, उन्हें अपने आप से मोहब्बत हो जाती। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है? तो पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना। और लास्ट इसके बाद वाले में बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर और वेक्टर एडिशन की कई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जितनी चीजें कराएंगे बेटा दोबारा से देखना, मैं वेक्टर के एंगल से कल की क्लास दोबारा से शुरू करूंगा और फिर उसको एडिशन की तरफ ले जाऊंगा। क्लियर है? मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या। जाते जाते मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। चलो बाय गाइस, टेक केयर।